तो देखिए भाई, आज हम लोग का जो नया टॉपिक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आधारित है। इस टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पूरे थर्मल की, या यूं कहिए कि जितना भी टॉपिक आप थर्मल में पढ़ोगे, हर टॉपिक को समझने के लिए आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का आइडिया होना ही चाहिए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो मैं पढ़ाऊंगा आज के लेक्चर में वो 5 तरह के होते हैं। वैसे होते तो बेसिक 4 ही हैं, लेकिन ये जो 5वां है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, एक्चुअली में ये जनरल प्रोसेस है। इसके फॉर्मूले आप इन चारों में से किसी में भी लगा सकते हो। ये सब बातें आपको पता होनी है ना। तो मैं एक बार नाम बता दूं। अच्छा, नाम बताने से पहले मैं एक और छोटी सी बात बता दूं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए वैलिड होंगे। मतलब यहां पर मैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ा रहा हूं, वो सारे के सारे नॉन फ्लो प्रोसेस है ना। मैंने आपको नॉन फ्लो का आइडिया बताया होगा। नॉन फ्लो का मतलब होता है क्लोज सिस्टम। मतलब ये सारे के सारे प्रोसेस को मैं एज अ क्लोज सिस्टम मान के डील करूंगा, एज अ क्लोज सिस्टम मान के डील करूंगा। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉन फ्लो प्रोसेस यानी क्लोज सिस्टम के बारे में डील करूंगा। इसका क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि जब भी कभी मैं इन नॉन फ्लो या क्लोज सिस्टम के लिए एक पीवी डायग्राम बनाऊंगा, इन जनरल मान लीजिए पीवी डायग्राम ये रहा, तो मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए या किसी नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम के जो नीचे का एरिया होता है, नीचे का एरिया मतलब दिस एरिया, ये एरिया आपको वर्क देता है। तो मैं इस नॉन फ्लो प्रोसेस में हमेशा वर्क निकालने के लिए नीचे का एरिया है लूंगा। जब भी कभी साइड का एरिया लिया जाता है तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है ओपन सिस्टम या फिर स्टडी फ्लो प्रोसेस, है ना। तो मैं नॉन फ्लो लेटर सारे के सारे कैलकुलेशन को सॉल्व कराऊंगा। और आपको पता ये भी होना चाहिए कि नीचे का जो एरिया होता है वो दैट इज कॉल्ड वर्क। और इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन पी डीवी, इंटीग्रेशन पी डीवी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुझे वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन पीडीवी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मैं बातें आपको बहुत पहले बता चुका हूं, है ना। तो प्रोसेस के एक बार नाम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं और उनकी क्या क्वालिटी है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके और डिटेल में। सबसे पहला नंबर है आता है आइसोटोरिक प्रोसेस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आइसोटोरिक प्रोसेस। आइसोटोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोटोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसीलिए इस प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। दूसरा नाम है आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसी वजह से इसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी कहते हैं। आगे आइए, अगला है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। आपके सिस्टम का या फिर आपने जिस कंटेनर में गैस भरी हुई है उस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। अगला नंबर है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट हो, जो तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ये मेरा जनरल प्रोसेस है, ये मेरा जनरल प्रोसेस है। इसमें कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती, ध्यान रखना। ये मेरा जनरल प्रोसेस है, इसमें कोई भी पैरामीटर कांस्टेंट नहीं होता, ये जनरल प्रोसेस है। ठीक है, और जब भी कभी मुझे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना होता है तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है पी वी टी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। पी वी टी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। बाकी इन चारों में अपने अपने क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं वो जब हम इनकी डिटेल नॉलेज लेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे। ये नाम आपको एकदम रट जाने चाहिए, एकदम रट जाने चाहिए। आइसोटोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक जिसमें हीट कांस्टेंट होती है, और पॉलीट्रोपिक सर जनरल प्रोसेस होता है, इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे प्रोसेस पढ़ते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये जितने भी प्रोसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारे के सारे क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ाऊंगा या फिर नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आते हैं पहले नंबर के प्रोसेस में। पहला नंबर का प्रोसेस है आइसोटोरिक प्रोसेस, है ना। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं आइसोटोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है।
आइसोटोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कहते हैं। और साथ साथ इसका एक और नाम भी होता है, वो भी नाम याद रखिए, इसको आप लोग आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं, इसी को आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप चाहे आइसोटोरिक प्रोसेस चाहिए या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस चाहिए, आइसोमेट्रिक प्रोसेस चाहिए, एक ही बात है। आप लोगों को पांचों के पांच प्रोसेस पढ़ने जो मैंने अभी नाम लिखे हैं, लेकिन उन पांचों प्रोसेस को पढ़ने का जो तरीका है वो पहले तरीका समझ लीजिए, ताकि जो है आप लोग इस सारे प्रोसेस को पढ़ते समय जरा से भी दिक्कत ना वो करे, फील करे। तो देखिए जितने भी मैं प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले उन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं आपके सामने दो डायग्राम बनाऊंगा। उनमें से पहले डायग्राम हो रहा मेरा पीवी डायग्राम, पी वर्सेस वी मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, और दूसरा डायग्राम हो रहा टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम का मतलब हो रहा टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। ये जो नया वर्ड आया एस, इस एस को एंट्रोपी कहते हैं। आगे चल के पता चलेगा कि एंट्रोपी क्या होती है, लेकिन मुझे अभी चीजें क्रिएट करनी है, बनानी है। तो समझ लीजिए कि शुरुआत में मैं आपको पीवी और टीएस डायग्राम बनाऊंगा आइसोटोरिक प्रोसेस पढ़ाते समय। उसके बाद जो दूसरे नंबर की हेडिंग आएगी, वो दूसरे नंबर की हेडिंग में मैं रिलेशन बताऊंगा, फिर वर्क डन बताऊंगा, कितना वर्क डन होगा। एक्चुअली में पहले और दूसरे नंबर की हेडिंग है। फिर मैं इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बताऊंगा, ड्रिवन हीट का फॉर्मूला बताऊंगा चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे एंथैल्पी, छठवें नंबर पे एंट्रोपी, और जो लास्ट नंबर होगा वो लास्ट नंबर होगा मेरा स्पेसिफिक हीट। मतलब ये जो सातवां नंबर है स्पेसिफिक हीट, क्रम यही होगा हर प्रोसेस के लिए, हर प्रोसेस के लिए बिल्कुल सेम यही क्रम होगा, और इन्हीं सात के फॉर्मूले मुझे समझने हैं। तो देखिए 5 प्रोसेस मैंने बताए आपको, और 5 प्रोसेस में आपके हर बार 7 फॉर्मूले बनेंगे, तो 7 पना 35, टोटल आपके पास 35 फॉर्मूले होने वाले हैं पांचों प्रोसेस को मिलाकर, ठीक है। तो वो 35 फॉर्मूले आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए अगर आप अपना थर्मोडायनेमिक्स मजबूत रखना चाहते हो, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एकदम शुरुआत से, जहां से मैंने शुरुआत की थी। मैंने कहा था कि सबसे पहले मुझे प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और टीएस डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक। आइए सर ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोटोरिक है। तो आइसोटोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो भैया मुझे यहां एक ऐसा कर्व खींचना है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो एक बात बताइए, वॉल्यूम को लिया कहां गया है? सर वॉल्यूम को एक्स एक्सिस में लिया गया, एक्स एक्सिस में। तो यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है तो कंफर्म मुझे एक वर्टिकल लाइन खींचनी पड़ेगी। यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है तो कंफर्म मुझे एक वर्टिकल लाइन खींचनी पड़ेगी, 1 से 2, है ना। अब मैं यदि 1 से 2 की कैलकुलेशन करता हूं कि सर 1 से 2 में क्या हुआ, 1 से 2 में क्या हुआ, तो आप कहोगे सर 1 से 2 में वॉल्यूम तो सर कांस्टेंट है, 1 से 2 में सर वॉल्यूम तो मेरा कांस्टेंट है। लेकिन देखिए अगर मैंने एरो 1 से 2 लगाया है, दैट मींस ऊपर की ओर लगाया है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर 1 से 2 में प्रेशर बढ़ रहा है, 1 से 2 में प्रेशर बढ़ रहा है ना। वैसे एक छोटी सी बात पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि सर इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो गैसें होंगी वो तुम्हारी गे लूसेट के नियम का पालन करेंगी। इसमें जो गैसें होंगी वो गे लूसेट के नियम का पालन करेंगी, गे लूसेट लॉ। अच्छा, गे लूसेट लॉ होता क्या है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कभी वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बस यही नियम मेरा गे लूसेट लॉ होता है। ये आया कहां से? सर ये आया है पीवी बराबर एमआरटी से, ये आया है पीवी बराबर एमआरटी से। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो देख लीजिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये यहीं से आया है। तो मैं ऐसा रिलेशनशिप में कह सकता हूं कि रिलेशन में पहले पॉइंट में कि सर इससे आइसोटोरिक प्रोसेस में जैसे गे लूसेट लॉ का पालन करेगी, दैट मीन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। या फिर 1-2 वाला फॉर्मूला बनाया जाए तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि P1/P2 बराबर T1/T2। मतलब इस प्रोसेस में दैट मीन्स आइसोटोरिक प्रोसेस में जैसे इस नियम को होल्ड करेंगी, P1/P2 बराबर T1/T2 से, या फिर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। बहुत ध्यान समझना आराम से, बहुत ज्यादा हेडेक वाली बात नहीं है। तो मतलब ये है कि यदि सर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ, यदि सर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ
तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आया। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर घटाओगे तो टेम्परेचर भी घटेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, आगे आइए फिर से। इसमें मैंने एरो ऊपर की ओर लगाया, तो एरो ऊपर की ओर लगाने का क्या मतलब हुआ सर? एरो ऊपर की ओर लगाने का मतलब हुआ कि प्रेशर बढ़ रहा है, और अभी अभी नियम आया है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर दिस प्रोसेस। तो प्रेशर बढ़ेगा तो मानी बात है उस डैश का क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसीलिए जो एरो मैंने ऊपर की ओर लगाया है 1 से 2 में, इसी वजह से 1 से 2 प्रोसेस का जो नाम दिया जाएगा वो नाम दिया जाएगा आइसोटोरिक हीटिंग, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो 1 से 2 वाले प्रोसेस का नाम हो जाएगा आइसोटोरिक हीटिंग। आइसोटोरिक हीटिंग, आइसोटोरिक हीटिंग क्यों हुआ 1 से 2? ये आपको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि 1 से 2 में सर प्रेशर बढ़ा और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी वजह से आइसोटोरिक हीटिंग। आप यहां पर आइसोटोरिक एक्सपेंशन वर्ड नहीं लगा सकते हैं, आप यहां पर आइसोटोरिक एक्सपेंशन वर्ड नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते सर? एक्सपेंशन का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ना, एक्सपेंड करना, वॉल्यूम बढ़ना। तो सर वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो एक्सपेंशन वर्ड कभी भी आइसोटोरिक के साथ नहीं लगेगा। एक्सपेंशन वर्ड कभी भी आइसोटोरिक के साथ नहीं लगेगा, ना ही कंप्रेशन वर्ड लगेगा। आइसोटोरिक के साथ जो वर्ड यूज में लाए जाएंगे, आइसोटोरिक के साथ जो वर्ड यूज में लाए जाएंगे सर, या तो वो हीटिंग वर्ड होगा, हीटिंग, और या फिर कूलिंग वर्ड होगा। हीटिंग का मतलब होगा टेम्परेचर बढ़ना, और कूलिंग का मतलब होगा टेम्परेचर घटना। हीटिंग मतलब हीट देकर टेम्परेचर बढ़ना, है ना। आप आइसोटोरिक प्रोसेस के साथ कभी भी एक्सपेंशन और कंप्रेशन वर्ड नहीं लाएंगे, क्योंकि एक्सपेंशन का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ना और कंप्रेशन का मतलब होता है वॉल्यूम घटना। लेकिन सर वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो कभी भी एक्सपेंशन और कंप्रेशन वर्ड यूज में नहीं लाएंगे, ये बात समझ लीजिए सब लोग आइसोटोरिक प्रोसेस के साथ। अच्छा, क्या सर 2 से 1 भी हो सकता है? बिल्कुल, 2 से 1 प्रोसेस भी हो सकता है। सर 2 से 1 कैसा होगा? अब मैं इसको हटा देता हूं, ये 1 से 2 के लिए था, ये 1 से 2 के लिए था। अगर 2 से 1 होता तो 2 से 1 में जो एरो लगता वो मेरा नीचे की ओर लग जाता। थोड़ा ध्यान समझिएगा, 1 से 2 का एरो ऊपर की ओर है और 2 से 1 का एरो नीचे की ओर है। तो भैया जब 2 से 1 होता है, यानी नीचे ऊपर से नीचे होता, तो उस समय प्रेशर घट जाता, और प्रेशर घट जाता तो टेम्परेचर भी घट जाता, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना। तो सर अगर 2 से 1 होता तो प्रेशर घटता, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है। ये घटना बढ़ना मैंने आपको बहुत पहले सिखा दिया था कि किसी भी टर्म में आप कैसे देखोगे कि कौन सा पैरामीटर बढ़ रहा है कि घट रहा है। मैंने आपको क्लियर किया था कि जब आप ऊपर जाते हो तो हमेशा वाई एक्सिस वाला पैरामीटर बढ़ता है, नीचे आते हो तो वाई एक्सिस वाला पैरामीटर घटता है, और एकदम हॉरिजॉन्टल रहते हो मतलब ना तो ऊपर जाते हो ना ही नीचे आते हो तो वाई एक्सिस वाला पैरामीटर कांस्टेंट होता है। सेम चीज यहां एक्स एक्सिस वाले पैरामीटर में है। एक्स एक्सिस वाला पैरामीटर उसी समय बढ़ेगा जब राइट जाओगे तो एक्स एक्सिस वाला पैरामीटर बढ़ेगा, लेफ्ट आओगे तो एक्स एक्सिस वाला पैरामीटर घटेगा, और एकदम वर्टिकल रहोगे, ना ही राइट जाओगे ना ही लेफ्ट आओगे तो एक्स एक्सिस वाला पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा, जो कि मैंने दिखाया भी है ना। तो सर यदि आप 2 से 1 नीचे की ओर आओगे तो मानी बात है प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता ही चुका हूं, और टेम्परेचर घटेगा तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाएगा आइसोटोरिक कूलिंग। तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाएगा आइसोटोरिक कूलिंग। बात को एकदम स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए, ठीक है। तो आइसोटोरिक के साथ 2 ही वर्ड आएंगे यूज में, या तो वो वर्ड हीटिंग का होगा या तो वो वर्ड कूलिंग का होगा। और आइसोटोरिक का यदि पीवी डायग्राम आपसे पूछा जाए कि आइसोटोरिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम कैसे बनेगा, तो वर्टिकल लाइन, क्योंकि मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, और वॉल्यूम तभी कांस्टेंट होगा जब वर्टिकल लाइन खींची जाएगी। हाँ, अगर प्रेशर कांस्टेंट करना होता तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती, ठीक है। तो मैंने यहां पर पीवी डायग्राम बना दिया इस प्रोसेस का, साथ साथ बताया कि आइसोटोरिक हीटिंग कब होगा, आइसोटोरिक कूलिंग कब होगा। हीटिंग का मतलब मैंने क्लियर किया है टेम्परेचर का बढ़ना, और कूलिंग का मतलब मैंने क्लियर किया है आइसोटोरिक के साथ टेम्परेचर का घटना, ठीक है। सवाल ये उठता है कि सर इसका टीएस डायग्राम कैसे बनेगा। टीएस मतलब टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम।
तो भाई साहब अभी आप लोग टीएस डायग्राम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आपको ये जो वर्ड आया है ना एंट्रोपी, एंट्रोपी, ये वर्ड के बारे में अभी कुछ पता नहीं है ना। थोड़ा भी पता चल जाए, लास्ट में जैसे ही मैं एंट्रोपी के बारे में आपको बताऊंगा तब मैं टीएस डायग्राम भी बना दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं टीएस डायग्राम नहीं बना रहा हूं, थोड़ा सा हट रहा हूं अभी टीएस डायग्राम से, और फिर मैं दोबारा से इस वाली सीट पेज में आऊंगा और टीएस डायग्राम वहीं ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इसका पीवी डायग्राम बनाया और प्रोसेस का जो नाम था वो प्रोसेस का नाम बताया। चलिए देखते हैं दूसरी हेडिंग क्या है। तो दूसरी हेडिंग में रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दैट मींस P1 बटे P2 बराबर T1 बटे T2, ये रिलेशनशिप हो गया। सर वर्क डन, तो मैं क्लोज सिस्टम लेके चल रहा हूं, मैंने अभी आपको क्लियर किया कि मैं कौन सिस्टम लेके चल रहा हूं, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है, वो होता है इंटीग्रेशन P dV, इंटीग्रेशन P dV ये होता है। लेकिन सर वॉल्यूम कैसा था? मैं कहूंगा सर वॉल्यूम तो मेरा कांस्टेंट था, मैं कहूंगा वॉल्यूम तो सर कांस्टेंट था क्योंकि प्रोसेस है आइसोटोरिक। तो भाई साहब यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा दैट मींस डीवी वो जीरो हो जाएगा। क्लियर है? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन P dV, इंटीग्रेशन P dV। तो मेरे भाई ये dV तुम्हारा हो गया जीरो। अगर dV जीरो हो गया तो देख लीजिए यहां से जो वर्क डन हुआ सर वो जीरो हुआ, जो वर्क हुआ वो कितना हुआ? जीरो। सर वर्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं आपको ये भी बात यहीं पर जस्ट क्लियर कर दूं। जैसे कि मैं अभी अभी कहा है कि अगर इसका पीवी डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊं तो पीवी डायग्राम जो बना हुआ है आइसोटोरिक प्रोसेस का, आइसोटोरिक का, तो वो इस तरह से वर्टिकल लाइन बनी हुई है 1 से 2। अब देखिए तो वर्टिकल लाइन बनी हुई है और मैंने शुरुआत में बताया था कि क्लोज सिस्टम का मतलब होता है नीचे का एरिया, पीवी डायग्राम के नीचे का एरिया, साइड का नहीं नीचे का। तो यहां देखिए जो नीचे का एरिया बनेगा वो तो जीरो बनेगा। भाई एरिया नीचे का तभी बनता जब ये लाइन हल्की सी तिरछी होती, तभी तो नीचे का एरिया बनता। अब एकदम वर्टिकल हो जाएगी तो बताइए जो नीचे एरिया बनना चाहिए बिटवीन पॉइंट 1 और 2 वो तो जीरो बनेगा ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर नीचे का जो एरिया है इस वाले प्रोसेस के लिए जीरो बनेगा। इसी वजह से यहां जो वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू होगा सर वो जीरो होगा, डेल्टा डब्ल्यू जीरो। और वैसे भी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो वर्क डन होता है डब्ल्यू होता है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन भी जीरो होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मुझे टार मिल रहा है, और वर्क डन यदि वॉल्यूम घट रहा है तो मुझे टार देना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं एक छोटी सी बात यहां साइड में भी बताऊंगा, इस बात को लेकर ध्यान देना बहुत कायदे के साथ। बात यदि मैं डेल डब्ल्यू की करता हूं, डेल डब्ल्यू कह दीजिए या डेल्टा डब्ल्यू कह दीजिए, तो डेल्टा डब्ल्यू तीन चीजें पॉसिबल है। या तो डेल्टा डब्ल्यू हमारा पॉजिटिव हो सकता है, या फिर डेल्टा डब्ल्यू आपका नेगेटिव हो सकता है, और या फिर डेल्टा डब्ल्यू तुम्हारा जीरो हो सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटी है डेल्टा डब्ल्यू की। लेकिन जो डेल्टा डब्ल्यू आपका मिलता है वो वॉल्यूम के परिवर्तन पर डिपेंड करता है। तो जब भी कभी वॉल्यूम बढ़ेगा, जब भी कभी वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब एक्सपेंशन होगा तो हमेशा डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव मिलेगा। जब भी कभी वॉल्यूम घटेगा यानी कंप्रेशन होगा तो आपका नेगेटिव मिलेगा। और यदि वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट है, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है V बराबर C है तो डेल्टा डब्ल्यू जीरो मिलेगा। तो आपको डेल्टा डब्ल्यू में आने वाली जो सिचुएशन है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हमेशा डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, श्योर है एकदम। अब यहां से देखिए ना, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डीवी पॉजिटिव तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव, वॉल्यूम घट रहा है यानी कंप्रेशन हो रहा है तो डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव। और जब भी कभी डेल्टा डब्ल्यू जीरो होगा तो उस समय वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट होगा। तो यहां वॉल्यूम कांस्टेंट था, इसी वजह से डेल्टा डब्ल्यू मेरा कितना आया? जीरो। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैंने यहां क्लियर किया है आपको, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है तीसरा नंबर, तीसरी हेडिंग है मेरे पास इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का मैंने शुरुआत में ही आपको फॉर्मूला बता दिया था। इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू का फॉर्मूला आया था mCV डेल्टा टी। ये फॉर्मूला मेरा इंटरनल एनर्जी का था, ये फॉर्मूला मेरा इंटरनल एनर्जी का था mCV डेल्टा टी, है ना। तो ये फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा mCV डेल्टा टी होता है, तो हमेशा mCV डेल्टा टी। अब बस अच्छा एक और चीज सुनिए, पूरे
थर्मोडायनेमिक्स में, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में जब भी कभी मैं डेल्टा टी लिखूंगा, डेल्टा टी, तो उसका मतलब T2 माइनस T1 हो रहा, ध्यान रखना, बाद वाला माइनस पहले वाला। अगर मैं डेल्टा U लिख रहा हूं तो इसका मतलब U2 माइनस U1 हो रहा, ठीक है। जहां कहीं U1 माइनस U2 होगा तो मैं उसको डेल्टा U नहीं लिखूंगा, ये ध्यान रखना आप लोग, है। तो डेल्टा U का फॉर्मूला मैंने कहा mCV डेल्टा T लगा दीजिए, इंटरनल एनर्जी निकाल दी, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद अगला टॉपिक है गिवन हीट, कि सर अगर आइसोटोरिक हीटिंग हो रही है तो कितनी हीट दे रहे हो। तो जब भी कभी आपको हीट निकालना हुआ करे तो तुरंत आया कीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तुरंत आया कीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, बाय फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। परंतु अभी अभी जस्ट आपने देखा कि जब आपका आइसोटोरिक प्रोसेस होता है, आइसोटोरिक, तो हमेशा भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई एक्सपेंशन ही नहीं हुआ, तो एक्सपेंशन नहीं हुआ तो वर्क डन मेरा कितना हो जा रहा है, 0, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले प्रोसेस के लिए जो दी गई हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, और इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, mCV डेल्टा T के बराबर होती है। इंटरनल एनर्जी mCV डेल्टा T के बराबर होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अब मैं बोलने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, पूछी जाती है लाइन। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो दी गई हीट हमेशा उसके टेम्परेचर को बढ़ाती है, टेम्परेचर को बढ़ाती है, यहां से देखिए टेम्परेचर बढ़ाती है, या फिर इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है, दोनों एक ही बातें हैं। तो दी गई हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज होती है या फिर टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज होती है, लेकिन वॉल्यूम को बढ़ाने में यूज नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने यहां पर लिखी हुई है और बोली है कि आइसोटोरिक प्रोसेस में दी गई हीट पूरी दी गई हीट उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है, किसको बढ़ाती है, इंटरनल एनर्जी को, उसके साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा और ना ही वर्क डन मिलेगा, यानी वॉल्यूम भी 0 होगा, वर्क डन भी 0 होगा, ये ध्यान रखना। तो हमेशा जब भी कभी मुझे आइसोटोरिक प्रोसेस दिखेगा और मुझे वहां डेल्टा Q निकालना होगा कि बताइए इसका डेल्टा Q कितना है, तो मैं तुरंत उसको डेल्टा U के बराबर कर दूंगा आइसोटोरिक प्रोसेस के लिए, किसी और के लिए नहीं, आइसोटोरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U। आगे आइए अगला टॉपिक, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी का फॉर्मूला पहले ही आपको बता चुके हैं कि एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एंथैल्पी का फॉर्मूला डेल्टा H बराबर होता है mCp डेल्टा T, डेल्टा H बराबर होता है mCp डेल्टा T। तो आप mCp डेल्टा T लगाइए, एंथैल्पी पता चल जाएगी, चेंज इन एंथैल्पी। अच्छा, ये सारे के सारे फॉर्मूले मैं चेंज में बता रहा हूं क्योंकि आपसे चेंज ही पूछा जाता है। अगर उसका एब्सोल्यूट मान पूछा जाए, जैसे कि मैं कहूं एंथैल्पी का एब्सोल्यूट मान क्या है, तो mCp T बताना है फिर आपको, mCp T। लेकिन mCp T वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, आपसे चेंज पूछा जाएगा, हमेशा चेंज पूछा जाएगा। हाँ, जहां पूछी जाएगी तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला mCp डेल्टा T हो गया, ठीक है। अगला टर्म आया एंट्रोपी। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है एंट्रोपी, बहुत ध्यान से समझना और बहुत अच्छे समझना, क्योंकि इसमें मैं 2-3 बातें नई बताऊंगा और वो नई की नई बातें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए हमेशा के लिए। समझिए, देखिए ये जो वर्ड आया है एंट्रोपी, पहले ये समझ लीजिए कि ये जो एंट्रोपी होता है ये एक्चुअली में हीट लॉस को रिप्रेजेंट करता है, हीट लॉस, कितना हीट का लॉस हो गया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, इसके फॉर्मूले वो सब हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर बस आपको एक बार मैं फॉर्मूला जरूर बता दूं ताकि आप चेंज इन एंट्रोपी निकाल सको। तो बस फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जो एंट्रोपी है वो एक्चुअली में हीट लॉस को रिप्रेजेंट करता है, हीट लॉस को रिप्रेजेंट करता है। कई बार हम लोग इसको रैंडमनेस के नाम से भी जानते हैं। रैंडमनेस का मतलब क्या होता है सर? रैंडमनेस का मतलब होता है फैलाव। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं रैंडमनेस का क्या अर्थ है। जैसे कि मैं कह दूं कि मेरे पास ये आईसी इंजन का पिस्टन और सिलेंडर मैंने बनाया, आईसी इंजन का पिस्टन और सिलेंडर बनाया, और अंदर बहुत सारी फ्लूइड ऐसे हैं, गर्म गैसें हैं।
तो अंदर जो भी गर्म गैसें होंगी वो हर जगह प्रेशर लगा रही होंगी, हर जगह प्रेशर लगा रही होंगी, हर जगह अपना प्रेशर अपना दबाव लगा रही होंगी। लेकिन फ्लू गैसों का ये सारे के सारे प्रेशर क्या यूज में आ रहे हैं क्या? फ्लू गैसों के ये सारे के सारे प्रेशर यूज में आ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, फ्लू गैस के केवल वो प्रेशर यूज में आ रहे हैं जो कि पिस्टन को मूव करा रहे हैं, बाकी ये सारे प्रेशर लॉस में हो रहे हैं ना। बस ये जितना भी लॉस होता है इसी को हम लोग रैंडमनेस के नाम से भी जानते हैं, फैलाव, हिंदी में इसको बोलते हैं फैलाव, रैंडमनेस, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, एंट्रोपी जो होता है वो हीट लॉस रिप्रेजेंट करता है या फिर रैंडमनेस रिप्रेजेंट करता है, फैलाव, हीट का फैलाव रिप्रेजेंट करता है। और इसके बारे में डिटेल में बातें हम लोग बाद में करेंगे। आज जाते हैं इसके फॉर्मूले की ओर, आज आते हैं इसके फॉर्मूले की ओर। तो ध्यान से सुनना, जब भी कभी मुझे एंट्रोपी निकालनी होती है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है ds बराबर डेल क्यू बाई टी, ds बराबर डेल क्यू बाई टी। इस फॉर्मूले की मदद से मैं हमेशा एंट्रोपी का परिवर्तन निकाल सकता हूं। ds बराबर डेल क्यू बाई टी, इस फॉर्मूले की मदद से मैं हमेशा एंट्रोपी का परिवर्तन निकाल सकता हूं। बट ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो है वो केवल और केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। ये फॉर्मूला केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है, ठीक है। हाँ, अगर इरिवर्सिबल है तो वहां एंट्रोपी को निकालने के और भी कई सारे फंडे होते हैं, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला मेरा केवल और केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब मुझे सवाल में चाहिए था एंट्रोपी, तो एक काम करता हूं कि अगर मुझे एंट्रोपी चाहिए, मतलब ds को s बनाना है, तो मुझे इंटीग्रेट कराना पड़ेगा। तो मैं इंटीग्रेट करा के बहुत आराम से जो है इसका एंट्रोपी निकाल सकता हूं, ठीक है। तो चलिए फिर एक बार इंटीग्रेट करा दूं और देखता हूं कि एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कराऊं तो ds का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो s हो जाएगा, ds का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो s हो जाएगा। चलिए अच्छा, एक बार इंटीग्रेट का सिंबल लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी हो जाएगा। आगे बात सुनिए, सवाल ये था कि ds का इंटीग्रेशन करके मैंने ये निकाला। अब मुझे करना क्या है कि डेल क्यू का मान रखना है। तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आइसोटोरिक प्रोसेस के लिए, देखिए आइसोटोरिक प्रोसेस के लिए मैंने डेल क्यू का मान अभी अभी जस्ट बताया कि आइसोटोरिक प्रोसेस में जो दी गई हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। तो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है तो गलत नहीं होगा अगर आइसोटोरिक प्रोसेस के लिए। अब मैं इस लाइन को इधर से स्टार्ट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा भाई सब लोग। हाँ, तो मैंने क्या किया कि इंटीग्रेशन ऑफ ds लिखा बराबर, और यहां इंटीग्रेशन ऑफ ये जो dq था, इस dq को मैंने du बना दिया बटे t, क्योंकि आइसोटोरिक प्रोसेस के लिए जो दी गई हीट होती है dq होती है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, इसीलिए मैंने उसको du बना दिया। अब सवाल में लिमिट लगा दो, तो यहां जो लिमिट लगेगी, यहां जो लिमिट लगेगी वो लिमिट लग जाएगी मेरी s1 से s2। और यहां अब देखिए भाई, बहुत ध्यान से देखना, यहां लिमिट किसकी लगनी है ये आपको तय करना पड़ेगा। तो एक बार मैं du का फॉर्मूला और खोल दूं, तो अभी अभी देखिए du की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह पे लिखा जा सकता है mcv dt। अब mcv dt लिख दिया, तो mcv dt लिख दिया, तो जो लिमिट मुझे या इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा वो t के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो मैं अगर t की लिमिट लगाऊं तो t की लिमिट लगाई जा सकती है t1 से t2। चलिए दूसरी बार में लगा देंगे, इधर आइए। ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, ऊपर लिमिट s2, नीचे लिमिट s1, तो s2 फिर चिन्ह बदल के माइनस s1। तो गलत नहीं होगा अगर ds को मैं s2 माइनस s1 मतलब डेल्टा s लिख दूं, समझिए ना बात को। और जैसे ही मैं उस फॉर्मूले को यानी du की जगह mcv dt लिखूंगा तो mcv मेरा बाहर आ जाएगा, mcv बाहर आ जाएगा, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा dt बटे t। लेकिन मुझे t की लिमिट भी लगानी पड़ेगी, तो भाई साहब t की लिमिट हो जाएगी t1 से t2, t की लिमिट हो जाएगी t1 से t2। अब मैं चाहूं तो इसका इंटीग्रेट करा सकता हूं, लेकिन मैं इंटीग्रेशन थोड़ा डायरेक्ट कराऊंगा, डायरेक्ट ये चीजें आपको समझनी ही पड़ेगी। जैसे कि नीचे है 1/t, मतलब t 1/t देखा जाए, ऊपर dt, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। अब log t आपका इंटीग्रेशन हो गया, ये उसी तरह से भाई जैसे कि आपने पढ़ा होगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, है ना। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t, लेकिन एक बार लिमिट लगाएंगे t2, फिर चिन्ह बदल के t1, तो log t2 माइनस log t1, और log t2 माइनस log t1 को लिखा जा सकता है log t2 बटे t1। तो कंफर्म है कि यहां से जो डेल्टा एस का फॉर्मूला मेरा निकल के आएगा, डेल्टा एस का फॉर्मूला निकल के आएगा, तो सर एमसीवी तो उसी तरह से रहेगा, और आगे हो जाएगा log t2 बटे t1, आगे हो जाएगा log t2 बटे t1। तो ये मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइसोटोरिक प्रोसेस, चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइसोटोरिक प्रोसेस, एमसीवी log t2 बटे t1। देखिए भाई समझ लीजिए, तो मैंने दो चार बातें यहां पर एक्स्ट्रा बताई है जो कि मुझे आगे चल के फिर से बतानी है कि एंट्रोपी सर हीट लॉस को रिप्रेजेंट करती है या रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करती है। चेंज इन एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला है ds बराबर डेल क्यू बटे टी। अच्छा यहां मैंने डेल क्यू क्यों लिखा? डेल क्यू इसलिए लिखा क्योंकि जो हीट होती है वो एक आपका पाथ फंक्शन होती है, और पाथ फंक्शन कभी एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल नहीं होता, कभी भी एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसीलिए डेल क्यू लिखा। दोनों तरफ इंटीग्रेट का आया, इंटीग्रेट कराने के बाद जैसी लिमिट लगाई s1 से s2 तो वो डेल्टा s बना लेगा। और यहां मैंने बताया कि आइसोटोरिक वो प्रोसेस होता है जिसमें दी गई हीट इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, इसलिए डेल क्यू को मैंने डी यू के बराबर कर दिया। डी यू का मान एम सीवी डी टी रखा है, सॉल्व का आया, फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के बारे में मैं एक छोटी सी बात आपको और डिस्कस करूंगा ताकि गलतियां ना हो सके। एम सीवी लॉग टी टू बटे टी वन निकल के आया है, ध्यान देना भाई। चेंज इन एंट्रोपी को फिर से एक बार, तो मैंने यहां पर चेंज इन एंट्रोपी निकाली फॉर आइसोटोरिक प्रोसेस, फॉर्मूला निकल के आया है एम सीवी लॉग और आगे आया है T2 बटे T1, ये आया है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारी चीजें में कंफ्यूजन आपको क्रिएट किया जाता है। वो कंफ्यूजन क्या है? कई बार आपसे ये ऑप्शन बनाए जाते हैं कि कई बार यहां लॉग के नीचे बेस में ई रहेगा और कई बार बेस में 10 रहेगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो लॉग लगाया जाता है, इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो लॉग लगता है वो हमेशा वो लॉग होता है जिसके बेस में ई होता है। हमेशा ध्यान रखना, इंटीग्रेशन करने के बाद जो लॉग लगता है वो लॉग होता है जिसके बेस में ई होता है, इसलिए मैं इसको लॉग T2 बटे T1 कह रहा हूं, लॉग ई बेस T2 बटे T1। ठीक है, अच्छा एक और बात सुनिए, जिसके बेस में लॉग के जिसके बेस में ई होता है उसको हम लोग कैलकुलेटर में ln की बटन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जिसके बेस में ई होता है, जिसके बेस में ई होता है उस लॉग को ln T2 बटे T1 ये भी लिखा जाता है। ठीक है, तो कई बार आपको लॉग देखने को मिलेगा और कई बार ln देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना ln जो होता है वो केवल और केवल उसी लॉग को लिखते हैं जिसके बेस में ई होता है, ये भी आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये अलग अलग फॉर्म है जो आपको एग्जामों में मिलेंगे समझने देखने के लिए, और फिर आप कंफ्यूज ना हो, इसी वजह से मैं पहले से ही बता दूं। ठीक है, आगे और बात सुनिए, प्रोसेस कौन सा चल रहा था? सर प्रोसेस चल रहा था आइसोटोरिक। आइसोटोरिक यानी वॉल्यूम क्या था? कांस्टेंट था। तो एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट था तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये जितनी जगह T2 बटे T1 लिखा है ना, जितनी भी जगह T2 बटे T1 लिखा है उन सब की जगह पे मैं mCv/ln, अब देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो सब जितनी जगह T2 बटे T1 लिखा है उन सब की जगह पर मैं P2 बटे P1 भी लिख सकता हूं, उन सब की जगह पे P2 बटे P1। क्यों? क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है ना, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, आगे एक और बात सुनिए, कई बार क्या होता है कि लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज किया जाता है, लॉग बेस ई को 10 में, लॉग बेस 10 में चेंज किया जाता है। तो ध्यान रखिए, जब भी कभी बेस ई को बेस 10 में चेंज करना होता है तो अपनी तरफ से एक फैक्टर का मल्टीप्लाई किया जाता है, और वो फैक्टर होता है 2.303। 2.30, कई बार ये फॉर्मूला ऐसे भी देखने को मिलेगा 2.303 और आगे होगा आपका mCv, लेकिन अब आगे जो लगाया जाएगा वो लॉग होगा
बेस में 10 होगा। अब अंदर चाहे आप T2/T1 लिखिए और चाहे फिर P2/P1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों को इन चारों में से कोई भी फॉर्मूले देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, लेकिन हर बार मैं इतना डिटेल में आपको नहीं समझाता रहूंगा लॉग वाली चीजों को, आपको खुद भी समझना पड़ेगा कि लॉग T2/T1 को ln भी लिख सकते हैं, T2/T1 को P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आया था तो P2/P1 भी लिख सकते हैं। और जब भी कभी बेस 10 में कन्वर्ट किया जाएगा, बेस 10 में, तो मैं आगे 2.303 का मल्टीप्लाई भी कराऊंगा। ये प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, बेस 10 में चेंज करने पर 2.303 का मल्टीप्लाई किया जाता है। बोलिए भाई, बात सबको क्लियर हो गई ना? बहुत ध्यान से समझना। तो मैंने एंट्रोपी का फॉर्मूला बता दिया, चेंज इन एंट्रोपी का बताया है एक्चुअली में फॉर आइसोटोरिक प्रोसेस। याद करने का तरीका क्या है? बहुत ही आसान है, एम CV, CV इसलिए लगाइए क्योंकि आइसोटोरिक है, लॉग T2/T1। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट अभी आपको डिस्कस करना है, उस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये स्पेसिफिक हीट और बता दूं 7वां नंबर, फिर मैं वो छोटे से पॉइंट को एंट्रोपी में फिर से आऊंगा। ठीक है, आगे आइए स्पेसिफिक हीट। सवाल ये उठता है कि सर जब आप लोग आइसोटोरिक प्रोसेस पढ़ोगे तो उसमें स्पेसिफिक हीट क्या मान के चलोगे? तो बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। डेल्टा क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जनरल फॉर्मूला, अगर निकालूं स्पेसिफिक हीट के पदों में तो mc∆T, mc∆T। सी क्या है? सी सर स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, डेल्टा यू को mc∆T लिखा, लेकिन डेल्टा यू बराबर किसके हुआ है? mcv∆T के। डेल्टा यू बराबर किसके हुआ है? mcv∆T के, लेकिन ये बराबर mcv∆T के केवल और केवल आइसोटोरिक प्रोसेस के लिए हुआ है। केवल और केवल किस प्रोसेस के लिए हुआ है? आइसोटोरिक। तो मैं लिख भी देता हूं, इस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा यू के बराबर आया है ना? तो डेल्टा क्यू बराबर mc∆T। सी क्या है सर? स्पेसिफिक हीट, उसको मैंने mcv∆T के बराबर कर दिया। अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों का, तो कंपैरिजन करके तुरंत मैं बोल सकता हूं कि इस प्रोसेस में जो स्पेसिफिक हीट होगी सी, वो CV के बराबर होगी। इस प्रोसेस में जो स्पेसिफिक हीट सी होगी, कंपैरिजन कीजिए, तो वो CV के बराबर होगी। तो ध्यान रखना, आइसोटोरिक प्रोसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट आपकी सी होगी वो CV है। तो बस फिर आप जहां C है वहां CV रखकर फटाफट बता सकते हैं कि सर इसका धीरे हीट कितनी होनी चाहिए, है ना? ये फालतू की बात है, इधर फालतू की बात है, लेकिन जब आगे चल के आप लोग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पढ़ोगे, आइसोथर्मल पढ़ोगे, तब यहाँ थोड़ा रोल आ जाता है इसका। ठीक है, तो मैंने सातों के साथ टर्म आपको समझा दिए, सातों के साथ टर्म समझा दिया। एंथैल्पी एंट्रोपी के बाद अगला जो टर्म आया है वो स्पेसिफिक हीट था, लेकिन अभी भी मेरे टर्म बचा हुआ है। कौन सा वो टर्म? मुझे अभी बताना है कि जो शुरुआत में मैंने आपको TS डायग्राम बताया था, TS डायग्राम केवल खाली छोड़ दिया, वो कभी बनाया नहीं है, तो उसके बारे में समझाना है कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए फिर आइए उसको समझते हैं जरा। देखिए ध्यान से समझना, बहुत कायदे के साथ, बहुत ज्यादा कायदे के साथ। मैंने अभी अभी एंट्रोपी चेंज का आपको फॉर्मूला बताया है। एंट्रोपी चेंज DS बराबर मैंने फॉर्मूला बताया है डेल क्यू। अच्छा, डेल क्यू को थोड़ी देर लिया चाहो तो DQ लिख दो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन वैसे गलत होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको लिख देता हूं। ठीक है, DS बराबर dQ/T। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी। अब ध्यान से समझना क्या बात मैंने बताई है। जिस तरह से मैंने वर्क डन को, किसको? वर्क डन को वॉल्यूम से जोड़ा था कि वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा जिसमें कंप्रेशन होगा, और यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन मेरा जीरो, डेल्टा W जीरो। वही सेम बात यहां पर भी मैं कहूंगा, वही सेम बात मैं यहां पर भी कहूंगा। क्या वो है? वो बात ये है कि सर जो एंट्रोपी होती है वो एक्चुअली पे हीट पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे मत बोलना। टेम्परेचर पे इसलिए ना बोलना क्योंकि हीट के लेन देन से टेम्परेचर में फर्क आ जाएगा। तो आप लोग हमेशा ही ध्यान रखना कि जो एंट्रोपी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? हीट पर। एंट्रोपी किस पर डिपेंड करती है? हीट पर। तो मैं लिख भी दूं, एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन
डिपेंड्स अपॉन हीट। एंट्रोपी सर किस पर डिपेंड करेगी? हीट पर डिपेंड करेगी। ध्यान समझना। कैसे सर? बताते हैं। अगर मैं एंट्रोपी का परिवर्तन लिखूं, जैसे कि मैं थोड़ी देर लिए इसको अगर डेल्टा एस के पदों में भी लिख दूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एंट्रोपी का जो परिवर्तन है डेल्टा एस है, वो 3 पैरामीटर में हो सकते हैं। डेल्टा एस के 3 पैरामीटर हो सकते हैं। डेल्टा एस कई बार पॉजिटिव भी आ सकता है, डेल्टा एस कई बार 0 भी आ सकता है, डेल्टा एस कई बार नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है सर, डेल्टा एस पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? डेल्टा एस पॉजिटिव आने का मतलब यह है कि एंट्रोपी बढ़ेगी। डेल्टा एस 0 आने का क्या मतलब है? सर एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, तभी तो परिवर्तन क्या बोलते हैं, डेल्टा एस 0 होगा। और डेल्टा एस यदि नेगेटिव है, उसका परिवर्तन नेगेटिव है, तो परिवर्तन सर तभी नेगेटिव हो सकता है जब एंट्रोपी घटेगी। ठीक है सर, एंट्रोपी कब पॉजिटिव होगी? डेल्टा एस कब पॉजिटिव होगा? डेल्टा एस तभी पॉजिटिव होगा जब डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। यह तभी पॉजिटिव होगा जब डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। डेल्टा एस कब नेगेटिव होगा? डेल्टा एस तभी नेगेटिव होगा जब डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। और डेल्टा एस कब 0 होगा? डेल्टा एस सर तभी 0 होगा जब डेल्टा क्यू 0 होगा। जब डेल्टा क्यू 0 होगा, देख लीजिए। तो आप लोगों के ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए, 3 पॉइंट आपको पीवी डायग्राम बनाते समय, सॉरी पीवी नहीं, टीएस डायग्राम बनाते समय बहुत हेल्प करने वाले हैं। कि सर एंट्रोपी उसी समय बढ़ेगी जब आप किसी सिस्टम को हीट दोगे। जब सिस्टम को हीट दिया जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, सिस्टम से हीट निकाल ली जाएगी तो एंट्रोपी घटेगी। बहुत ध्यान रखते हैं ना। और जब भी कभी सिस्टम से हीट का लेन देन 0 होगा तो एंट्रोपी वहां कांस्टेंट रहेगी। सीधा सा मेरा मतलब कहने का यह है कि एंट्रोपी सर हीट पर डिपेंड करती है। सिस्टम को हीट दी तो उसकी एंट्रोपी बढ़ गई, और सिस्टम से हीट निकाल ली तो उसकी एंट्रोपी घट रही। आप इस बात को अपने आप से भी समझ सकते हैं कि मैंने यदि आपको हीट दी तो आपकी एंट्रोपी बढ़ गई। और देखो, मैंने आपको हीट दी, जैसे कि इस पर आगे चल के क्वेश्चन बनेगा भी। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये रहा मेरा सिस्टम और ये रहा मेरा सराउंडिंग, ये रहा मेरा सराउंडिंग। मैंने कहा कि जो हीट का फ्लो है, जो हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग की ओर गई। जो मेरी हीट है वो सिस्टम से कहां गई? सराउंडिंग की ओर। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए इनमें से किसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, किसकी घटेगी? ये सब बातें अच्छे खासे लेवल की हैं, बहुत ध्यान से समझना चीजों को। अगर आप इन सब बातों को नहीं समझ पाओगे ना भैया, तो बहुत बड़े बड़े सवाल जो आजकल एग्जामों का ट्रेंड बन चुके हैं वो आप लगा नहीं पाओगे। इसलिए बहुत कायदे के साथ समझना। सिस्टम से मान लीजिए हीट जा रही है कहां? सराउंडिंग में। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ किसकी एंट्रोपी घटेगी, किसकी एंट्रोपी बढ़ेगी? तो आप कहोगे कि सर सिस्टम से हीट बाहर चली गई ना, तो सिस्टम की एंट्रोपी घटेगी, और सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, तो सर इसकी घटेगी, इसकी बढ़ेगी। अगर इनका जो नेट परिवर्तन है वो 0 हो जाता है तो प्रोसेस रिवर्सिबल कहलाता है। और 0 नहीं होता, ये यूं कहिए, अभी इतना डिटेल में नहीं जाते, सिस्टम की एंट्रोपी घटी, सराउंडिंग की बढ़ी, और जो नेट परिवर्तन आता है इन दोनों का, नेट परिवर्तन, उसे बोला जाता है यूनिवर्स की एंट्रोपी, पूरी यूनिवर्स की। ठीक है, तो फिलहाल बस इतना समझिए कि जिससे हीट बाहर चली जाती है कि तो उसकी एंट्रोपी घट जाती है, जहां पर हीट आ जाती है उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। दैट्स इट, बस इससे आगे आपको समझने की जरूरत नहीं है ना। चलिए आ जाइए। तो मैंने एंट्रोपी का जो खेल था वो थोड़ा सा आपको और समझाया। ठीक है, एंट्रोपी का खेल समझ में आया। अब आगे और बात सुनिए बहुत कायदे के साथ है। इस बात को मैं थोड़ा हटा दूं क्योंकि यहाँ एक छोटी सी मुझे कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन मुझे करनी है, ध्यान देना बहुत कायदे के साथ। देखिए फॉर्मूला था ds बराबर dt बटे टी। अगर मैं बात करता हूं आइसोटोरिक प्रोसेस की, तो आइसोटोरिक प्रोसेस के लिए आपने अभी देखा सर कि mCv dt रखा जाएगा यहां पर, और यहां पर रखा जाएगा t। ठीक है, mCv dt t, ये किसकी बात हो रही है?
सर ये बात हो रही है आइसोटोरिक प्रोसेस की, ये बात हो रही है आइसोटोरिक प्रोसेस की, वाले फॉर्मूले से मैं यहां तक पहुंचा। अब मैं दोनों तरफ यहां इंटीग्रेट करा दूं, तो जैसे ही मैं इंटीग्रेट कराऊंगा और मैं जो इंटीग्रेशन यहां करा रहा हूं वो इनडेफिनेट करा रहा हूं। दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रेशन उस इंटीग्रेशन को कहते हैं जिसमें हम लोग लिमिट लगा देते हैं, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन उस इंटीग्रेशन को कहते हैं जिसमें लिमिट नहीं लगाई जाती, डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया जाता है। तो डीएस इंटीग्रेशन हो जाएगा एस, और इधर जब मैं इंटीग्रेशन कराऊंगा तो एम सी वी, तो उसी तरह से, और अंदर 1/t का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो log t हो जाएगा, अंदर 1/t का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो log t हो जाएगा। ध्यान सुनते हैं ना, ध्यान से। अच्छा, मुझे जो डायग्राम बनाना था वो कौन सा डायग्राम बनाना था, जो मुझे डायग्राम पीछे छूटा हुआ है, कौन सा डायग्राम छूटा हुआ है, तो कहोगे ts। अच्छा, t को कहां लिया है आपने, तो कहोगे सर t को मैंने y में लिया है, t को मैंने कहां लिया, y में। तो मुझे किसी भी तरीके से यहाँ t का मान है निकालना है, किसी भी तरीके से मुझे यहाँ t का मान निकालना है। तो क्या t का मान नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाल सकते। कैसे, क्या मैं इसको s बटे एम सी वी इक्वल टू लॉग t लिखा जा सकता है, बोलिए, नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है, सबको पता है। तो मैं यहां से t का मान निकालूं, तो अगर मैं यहां से t का मान निकालूं तो t बराबर जो आ जाएगा वो e की पावर s बटे एम सी वी आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा e की पावर s बटे एम सी वी। इतने में मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगी। अच्छा, t कहां है सर, t है y एक्सिस में, s कहां है, x एक्सिस में। तो t है y एक्सिस में, s कहां है, x एक्सिस में। तो एक प्रकार से ये संबंध y बराबर e की पावर x का ही तो बना, एक प्रकार से ये संबंध y बराबर e की पावर x का ही तो बना। अरे बोलिए, बना ना। तो इसका मतलब सर जो भी आपका ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, एक्सपोनेंशियल आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब बनाते हैं ग्राफ को, अब बनाते हैं हम लोग ग्राफ को। यहां थे हम लोग ग्राफ में। तो सर मैंने अभी अभी रिलेशनशिप बताया, रिलेशनशिप आया है कि y, रिलेशनशिप आया है, यहां बगल में लिख देते हैं कि सर रिलेशनशिप आया है y इक्वल टू ई की पावर x का, या फिर t इक्वल टू ई की पावर s बटे एम सी वी का रिलेशनशिप आया। t कहां लिया गया है सर, t y में है, s, तो जो भी आपका कर्व आएगा वो कर्व सर एक्सपोनेंशियल आएगा। अब एक्सपोनेंशियल आएगा तो एक्सपोनेंशियल कर्व आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा हिंट कर दूं, किसी भी आपको एक्सपोनेंशियल, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि y बराबर e की पावर x का कर्व खींचिए, तो y बराबर e की पावर x का जो कर्व आता है y एक्सिस और x एक्सिस में, वो कुछ इस तरह से आता है। ये आपने इंटर में पढ़ा होगा, y बराबर e की पावर x का कर्व ऐसे आता है। जैसे ऐसे x बढ़ाओगे वैसे वैसे y बढ़ रहा है, चेक कर सकते हैं। और यदि x 0 हो गया, तो y 1 जो टी वाला पॉइंट है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि y बराबर e की पावर x का कर्व ये होता है। इसी वजह से इस फॉर्म का जो कर्व होगा, उस फॉर्म का जो कर्व होगा वो फॉर्म भी हमारा कुछ ऐसे ही आएगा, तो मैंने ये कर्व ड्रॉ कर दिया। तो आने वाला जो टीएस डायग्राम होता है वो कुछ ऐसे होता है। सवाल ये है कि सर एरो 1 से 2 लगाएं, 2 से 1 लगाएं, थोड़ा इसको भी समझाइए, उसको भी समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं केवल बात 1 से 2 की करता, केवल बात 1 से 2 की करता, यानी 1 से 2 मतलब नीचे से ऊपर पीवी डायग्राम में, तो 1 से 2 को बोला जाता है आइसोटोरिक हीटिंग। तो आइसोटोरिक हीटिंग, तो हीटिंग का मतलब होता है हीट देकर टेम्परेचर बढ़ाना, हीट देकर टेम्परेचर बढ़ाना। तो भाई साहब 1 से 2 है आइसोटोरिक हीटिंग, मतलब हीट दी जाएगी। तो भाई साहब हीट दी जाएगी तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी ना, हीट दी जाएगी तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी ना। और हीटिंग में टेम्परेचर बढ़ ही रहा है 1 से 2 में, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मानी बात है 1 से 2 में सर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ने चाहिए, इसीलिए 1 से 2 मैंने ऊपर की ओर लगाया। और यदि मैं 2 से 1 लगाता तो 2 से 1 का जो एरो होता वो सर ऐसे हो जाता। लेकिन कभी भी ये ऑरिजिन पे नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। आप थोड़ा चेक कर सकते हैं फॉर्मूले पे भी, अगर एंट्रोपी S 0 हो गया, यदि एंट्रोपी S 0 हो गया तो तुम्हारा जो T होगा
सर वो 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, चेक कर लीजिए। तो ये आपका कभी भी ऑरिजिन पे नहीं टकराना, आपको ये भी बात ध्यान रखना है ना। तो ये ग्राफ जो आता है, ये ग्राफ मेरा टीएस डायग्राम बनता है आइसोटोरिक प्रोसेस के लिए। और ध्यान रखना टीएस डायग्राम या तो 1 से 2 बनेगा और या फिर 2 से 1 बनेगा। 1 से 2 है तो आइसोटोरिक हीटिंग है, 1 से 2 है तो आइसोटोरिक हीटिंग है, और 2 से 1 है तो आइसोटोरिक कूलिंग है। क्योंकि 2 से 1 हो जाएगा तो टेम्परेचर भी घटेगा, एंट्रोपी भी घटेगी। बोलिए, कोई आपसे पूछे कि सर ये कर्व का नाम क्या है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? कहोगे नहीं सर स्ट्रेट लाइन नहीं है। कौन सा है? एक्सपोनेंशियल, ई की पावर है। तो सर ये कर्व है मेरा एक्सपोनेंशियल। ये कर्व कौन सा है? एक्सपोनेंशियल। ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, समझ में आनी चाहिए, है ना। अच्छा, अब यहां से एक और बात सुनिए। जिस तरह से मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पीवी डायग्राम के जो नीचे का एरिया होता है वर्क डन देता है, उसी तरह से ये जो टीएस डायग्राम है, टीएस डायग्राम, इस टीएस डायग्राम के नीचे का जो एरिया होता है, ये एरिया, नीचे का ये एरिया, ये भी एरिया कुछ देता है, ये भी एरिया कुछ देता है। क्या देता है सर? ये नीचे का जो एरिया होता है एक्चुअली में ये हीट देता है। एक्चुअली में ये क्या देता है? हीट देता है, या हीट का परिवर्तन देता है। तो ध्यान रखना, पीवी डायग्राम के नीचे का एरिया आपको हीट देता है, और जबकि पीवी डायग्राम के नीचे का एरिया वर्क देता है, और जबकि टीएस डायग्राम के जो नीचे का एरिया होता है वो हीट ट्रांसफर देता है, हीट ट्रांसफर देता है। फॉर ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस, किसी एक के लिए नहीं, फॉर ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये बात सर आपको कैसे पता चली? ये बात मैंने बहुत पहले बताई थी आपको, बहुत पहले, फॉर्मूला P इंटू डीवी का मल्टीप्लाई करके हैं। सर ये बात आपको कैसे पता चली कि टीएस डायग्राम के नीचे का एरिया जो है हीट देता है, टीएस डायग्राम के नीचे का एरिया हीट देता है। अच्छा, हीट ना कहा कीजिए, हीट ट्रांसफर बोला कीजिए, ज्यादा अच्छा वर्ड है। हीट ना बोल के हीट ट्रांसफर बोलिए, बढ़िया है। हीट ट्रांसफर का मतलब हो जाता है फिर डेल्टा क्यू, हीट ट्रांसफर देता है। कैसे पता चला सर? सुनिए अब इसको भी, सुनिए अब इसको भी। कहां तक पहुंचे थे? यहां तक पहुंच रहे थे। ये बात आपको क्लियर कर दी, कर्व कैसे आया, है ना। अब मैं नई स्लाइड फिर से लेता हूं, बहुत ध्यान सुनना कायदे के साथ। देखिए फॉर्मूला क्या बताया गया है अभी, ds बराबर होता है dq बटे t फॉर ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं dq बराबर t इंटू ds? क्या मैं इस बात को dq बराबर t इंटू ds लिख सकता हूं? अच्छा, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा दूं, दोनों तरफ क्या करा दूं? इंटीग्रेशन विद लिमिट, विद लिमिट। और जब भी कभी लिमिट के साथ इंटीग्रेशन कराया जाता है दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहां लिमिट के साथ इंटीग्रेशन कराऊंगा तो dq का इंटीग्रेशन q, और q1 से q2 तो q2 माइनस q1, है ना। ये सब बातें यार समझ जाओ भाई, जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी ये सब बातें समझ जाओ, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी आप लोगों को बहुत ज्यादा। S1 से S2। अब देखिए dq का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? q, और जैसे q हुआ तो q2 माइनस q1, तो मेरे भाई q2 माइनस q1 को मैं अपनी तरफ से डेल्टा q बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। और यहां इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन S1 टू S2, S1 टू S2, और अंदर हो जाएगा सर, अंदर हो जाएगा t इंटू ds। अच्छा, t इंटू ds, ये t इंटू ds का इंटीग्रेशन ये क्या है बताता है आपको। t इंटू ds का इंटीग्रेशन क्या है बताता है, वो बात मैं आपको क्लियर करता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। ये देखिए मैंने शुरुआत में आपको कर्व बना के बताया, एक y में था t, s एक्स में था एंट्रोपी s, और अगर आइसोटोरिकली कर्व पूछा जाए कि बताइए सर आइसोटोरिकली कर्व कैसे आया था, तो आइसोटोरिकली कर्व ऐसे आया था 1 से 2, 1 से 2, है ना। मैंने अभी अभी शुरुआत में कहा था कि यहां से लेकर यहां तक का जो नीचे का एरिया होता है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने बताया कि सर ये एरिया हीट ट्रांसफर रिप्रेजेंट करता है, दैट मींस डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने अभी आपको क्लियर किया, ठीक है। अच्छा सर देखते कैसे, ये बताइए, ये टेम्परेचर इंटीग्रेशन t इंटू ds लिखा है, टेम्परेचर t कहां लिया गया है? y में, एंट्रोपी s कहां लिया गया है? x में। तो एक बात बताइए, जब भी कभी मुझे नीचे का एरिया बनाना होता है तो नीचे का एरिया किसी भी कर्व के नीचे का एरिया y इंटू dx ही तो होता है।
टीसी टारगेट नेचर एरिया इंटीग्रेशन y इंटू डीएक्स ही तो होता है, और साइड का एरिया कोई पूछता तो साइड का एरिया होता है x इंटू डी वाई इंटीग्रेशन में। ये बात बहुत पहले आपको मैथ में पढ़ाई भी जाती है, मैंने भी क्लियर किया था। तो इंटीग्रेशन y इंटू डीएक्स ये सब नीचे एरिया होता है। अच्छा y में क्या है? टेम्परेचर। तो देखिए y में टेम्परेचर, एंट्रोपी x में क्या है? एंट्रोपी s। तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। मैं इसको अगर ऐसा लिखूं कि सर डेल्टा क्यू बराबर, इसको ऐसा लिखूं डेल्टा क्यू बराबर एरिया, किसका एरिया? साइड का एरिया, बॉटम का एरिया, या यूं कहिए कि नीचे का एरिया। तो सर कह सकता हूं कि एरिया ऑफ टी एस डायग्राम, एरिया ऑफ टी एस डायग्राम। चेक कीजिए। और कहां का एरिया? नीचे का एरिया। ये भी ध्यान रखना, साइड का एरिया नहीं, नीचे का एरिया। तो देख लीजिए यहां से साफ साफ पता चला कि इंटीग्रेशन सर टी इंटू डीएस एक्चुअली में एरिया ऑफ टीएस डायग्राम है, एरिया ऑफ टीएस डायग्राम है। तो एरिया ऑफ टीएस डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा क्यू को, हीट को रिप्रेजेंट करता है, हीट ट्रांसफर। अब कैसे पता चलेगा कि हीट ट्रांसफर सर पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है? तो जब भी कभी एंट्रोपी आपकी बढ़े तो समझ जाना डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, समझ जाना डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, उस समय आपने हीट दी है सिस्टम को। और यदि एंट्रोपी घटे तो समझ जाना कि आपका डेल्टा क्यू नेगेटिव है, समझ जाना डेल्टा क्यू नेगेटिव है, उस समय आपने एंट्रोपी निकाल ली है सिस्टम से। जैसे कि 1 से 2 तो थोड़ा ध्यान से देखिए, 1 से 2 ऊपर जा रहा है ना, साथ में राइट भी जा रहा है। तो 1 से 2 में एंट्रोपी बढ़ा रहा है, 1 से 2 में एंट्रोपी बढ़ा रहा है। इसका मतलब सर 1 से 2 में यदि एंट्रोपी बढ़ रही है तो कंफर्म सिस्टम को आपने हीट जो है दी है, और सिस्टम को हीट दी है तो आपका ये जो सिस्टम को हीट दी है एक्चुअली में इसको फिर QA से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐड करने वाली हीट। और सिस्टम से हीट निकाल ली होती तो फिर मैं इसको QR से रिप्रेजेंट करता, सर ये रिजेक्ट हो रही हीट। ठीक है, तो आपको ये बात एकदम रटी हुई होनी चाहिए कि जिस तरह से सर पीवी डायग्राम के नीचे का एरिया वर्टडन देता है, उसी तरीके से टीएस डायग्राम के जो नीचे का एरिया होता है वो हीट देता है। और मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया। टीएस डायग्राम आइसोटोरिकली पूछा जाए कैसा कर्व आता है? एक्सपोनेंशियल, है ना। तो यहां से ये पूरा मेरा आइसोटोरिक प्रोसेस खत्म होता है। शुरुआत से लेकर अंत तक मैंने आपको एकदम डिटेल में आपको बातें स्टार्ट की है। आइसोटोरिक प्रोसेस का पीवी और टीएस डायग्राम बनाया, बताया कि हीटिंग कब होगी, कूलिंग कब होगी, टीएस डायग्राम बनाया, और अंडर द कर्व का एरिया आपका डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट करता है। कर्व का नाम पूछे एक्सपोनेंशियल है। फिर मैंने रिलेशन वर्टडन बताया, इंटरनल एनर्जी गिवन हीट बताई, और ये भी ध्यान रखना इस प्रोसेस में दी गई हीट इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। एंथैल्पी का फॉर्मूला बताया, एंट्रोपी के बारे में आपको डिटेल में बताया, एंट्रोपी के बारे में आगे चल के और बातें आपको पता चलेंगी। फॉर्मूला बताया कैसे और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते। देखिए ये जो फॉर्म मैंने अलग अलग फॉर्म अभी बताए, बाद में नहीं बताएंगे ये सब चीजें, इसलिए अभी समझ लीजिए। फिर मैंने स्पेसिफिक हीट बताई, स्पेसिफिक हीट के बाद ये बताई कि एंट्रोपी हीट पर डिपेंड करती है। हीट अगर दे रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, हीट निकाल ले रहे हैं तो एंट्रोपी घट जाएगी, जो कि मैंने यहां सिस्टम और सराउंडिंग का डायग्राम बना के स्पष्ट किया था। आगे आइए, एंट्रोपी के फॉर्मूले से मैंने स्पष्ट किया कि सर यहां पर जो है एरिया, नीचे का एरिया क्या देता है? एंट्रोपी का परिवर्तन। देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोबेरिक प्रोसेस। हमारा आइसोटोरिक प्रोसेस जिससे पहले वाला प्रोसेस था उसकी पूरी हिस्ट्री खत्म हो गई। आइसोबेरिक प्रोसेस सुनिए क्या होता है। तो आप सबको पता है कि आइसोबेरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। उस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? आइसोबेरिक। और उसी तरीके से जैसे आपने आइसोटोरिक को पढ़ा है, बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग आइसोबेरिक को भी पढ़ेंगे, है ना। पहले सबसे पहले हम लोग इसका पीवी डायग्राम खींचेंगे, पीवी डायग्राम के बाद हम लोग इसका टीएस डायग्राम खींचेंगे, लेकिन जो टीएस डायग्राम होगा वो सबसे लास्ट में खींचेंगे। इसलिए लास्ट में खींचते हैं, वो आपको पता चल गया होगा एंट्रोपी को पता चलने के लिए, है ना। आगे आइए, पीवी डायग्राम पहले खींच लेते हैं कि पीवी डायग्राम कैसे खींचेगा। बहुत सीधी सी बात है कि सर प्रेशर को कांस्टेंट करना है, तो प्रेशर को कांस्टेंट करना है तो लाइन मेरी जो खींची जाएगी सर वो हॉरिजॉन्टल खींची जाएगी। आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं तो कंफर्म मेरा प्रेशर जो है कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा इस लाइन में, ठीक है। अच्छा इस लाइन में सर प्रेशर कांस्टेंट है, श्योर है एकदम, लेकिन जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा, जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा। तो वॉल्यूम कहां से कहां बढ़ेगा ये भी देख लीजिए। तो वॉल्यूम हमारा V1 से बढ़कर V2 तक पहुंचेगा,
वॉल्यूम मेरा बढ़कर V1 से V2 पहुंचेगा। तो मैं यदि लिखूं तो सर ये वॉल्यूम को क्या कहूंगा, दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड V1 एंड दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड V2, बट प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर मैंने कह दिया कि सर प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये प्रेशर को सर क्या कहूंगा, तो ये प्रेशर को मैंने अपनी तरफ से P कह दिया। बोलिए इतनी बातें सबको समझ में आ गई होगी, बहुत छोटी बात है। और 1 2 अगर पॉइंट भी लिखने हो कि सर किसको आप 1 पॉइंट कहना चाहते हो, किसको 2 पॉइंट कहना चाहते हो, तो मैंने इसको 1 कह दिया, इस पॉइंट को मैंने 2 पॉइंट कह दिया, 1 2, ठीक है। अच्छा सवाल यह है कि सर 1 से 2 में प्रोसेस का नाम क्या दोगे आप, और यदि 2 से 1 लिखा होता यानी उल्टा एरो लगा होता तो नाम क्या देते। तो मैं नाम भी लिखने जा रहा हूं कि सर 1 से 2 का क्या नाम होगा, 1 से 2 का क्या नाम होगा। अच्छा 1 से 2 का नाम समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, रिलेशन बता दूं। तो एक बात बताइए, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो बताइए जल्दी, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो नियम कौन सा लगेगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा नियम लगेगा, तो कहोगे सर चार्ल्स लॉ लगेगा। अगर गैसों का प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा नियम लगेगा, चार्ल्स लॉ लगेगा। चार्ल्स लॉ होता क्या है, चार्ल्स लॉ होता है कि यदि किसी डैश का प्रेशर कांस्टेंट हो निश्चित मास का, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, दिस इज कॉल्ड माय चार्ल्स लॉ। अच्छा 1 2 वाला फॉर्मूला बनाया जाए तो V1 डायरेक्टली V1 बटे V2 इक्वल टू T1 बटे T2, ये फॉर्मूला मेरा 1 2 वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मेरा 1 2 वाला फॉर्मूला है। बोलिए अच्छा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर कांस्टेंट है तो एक पैरामीटर यदि बढ़ेगा तो दूसरा पैरामीटर भी मेरा बढ़ेगा, श्योर एकदम, ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं फिर से अपने इस डायग्राम में आता हूं और सोचता हूं कि 1 से 2 में क्या हो रहा है। तो सर 1 से 2 में प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। मतलब एक पैरामीटर बढ़ेगा तो दूसरा पैरामीटर भी बढ़ेगा। अब सवाल यह है कि सर 1 से 2 में प्रेशर कांस्टेंट है, 1 से 2 में प्रेशर कांस्टेंट है, परंतु वॉल्यूम क्या हो रहा है, तो कहोगे 1 से 2 में सब प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा बाय रिलेशनशिप। इसी वजह से इस 1 से 2 का नाम देते हैं आइसोबेरेट, आइसोबेरेट हीटिंग। इस 1 से 2 का नाम दे दिया आइसोबेरेट हीटिंग। सर क्यों आपने हीटिंग वर्ड यूज किया, एक्सपेंशन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंड होना, मतलब प्रेशर घटना, कंप्रेशन का मतलब होता है प्रेशर बढ़ना, लेकिन सब प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो मैं आपको शुरुआत में क्लियर किया था कि जब भी कभी बात कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की होगी, तो वहां कभी भी आपको एक्सपेंशन और कंप्रेशन वर्ड नहीं लगाना, कभी भी आपको वहां एक्सपेंशन और कंप्रेशन वर्ड नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि सर एक्सपेंशन का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ना, प्रेशर घटना, कंप्रेशन का मतलब होता है वॉल्यूम घटना, प्रेशर बढ़ना। लेकिन सर अगर दोनों कांस्टेंट है तो आप एक्सपेंशन और कंप्रेशन वर्ड नहीं लगा, इसीलिए मैं इन दोनों प्रोसेस के लिए हमेशा हीटिंग या फिर कूलिंग वर्ड लगाता हूं। अच्छा हीटिंग क्यों रहा है 1 से 2 में, तो 1 से 2 का एरो देखिए इधर की ओर है, तो 1 से 2 में आप कह सकते हो कि सर वॉल्यूम बढ़ रहा है, 1 से 2 में आप कह सकते हो सर वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो फॉर्मूला देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मैंने 1 से 2 को हीटिंग कहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मैंने 1 से 2 को हीटिंग कहा है। सवाल यह है कि अगर मैं 2 से 1 प्रोसेस लेता, 2 से 1 प्रोसेस लेता तो इसे क्या कहता, तो सर 2 से 1 लेते तो आइसोबेरेट तो उसी तरह से रहेगा, आइसोबेरेट तो उसी तरह से रहेगा, लेकिन जब 2 से 1 वाला यानी उल्टा प्रोसेस हो जाता ऐसे, तो 2 से 1 जब हो जाता तो उसको मैं आइसोबेरेट कूलिंग कहूंगा, आइसोबेरेट कूलिंग कहूंगा। सर आपने क्यों इसको कूलिंग कहा, यह भी बात मुझे समझा दीजिए जरा, यह भी बात समझा दीजिए। कूलिंग इसलिए कहा 2 से 1 को, मैंने कूलिंग इसलिए कहा 2 से 1 को क्योंकि सर 2 से 1 जब जा रहे हो यानी राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो वॉल्यूम सर घट रहा है, अब वॉल्यूम घटेगा तो देख लीजिए टेम्परेचर
भी घटेगा और टेम्परेचर घटेगा, इसी वजह से मैंने इसको कूलिंग वर्ड यूज किया। बोलिए, बात सबको समझ में आ रही ना? तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सवाल ये है कि सर क्या इसमें वर्क डन होगा, क्या इसमें टार होगा? टार होगा, सोचते टार होगा नहीं होगा। ये बताइए वॉल्यूम 1 से 2 की बात कर लेते हैं, 1 से 2 की बात कर लेते हैं। तो 1 से 2 में सर वॉल्यूम बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहां पर मुझे V2 लिखा होना चाहिए था, V2। सर 1 से 2 में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो सर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन। तो आप कह सकते हो कि सर 1 से 2 में मुझे टार मिलेगा। कितना टार मिलेगा? अगर मुझे वो टार निकालना हो तो मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम के नीचे का एरिया देख लूं, तो ये जो एरिया मैं देखूंगा बस यही एरिया ही मेरा वर्क डन हो जाएगा। ये जो एरिया होगा ये एरिया ही मेरा वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि मैं क्लोज सिस्टम की बात कर रहा हूं, ओपन की नहीं, क्लोज सिस्टम की। तो ये जो एरिया होगा बस यही एरिया ही मेरा डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ही मेरा डेल्टा डब्ल्यू है। अब चाहूं तो ये एरिया मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, चाहूं तो मैं ये एरिया डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं। कितना हो रहा है ये एरिया, कितना हो रहा? कहूंगा सर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो P और इंटू दिस लेंथ, तो ये लेंथ हो जाएगी V2 माइनस V1, है ना? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं यहां लिखता हूं V2, तो V2 का मतलब होता है ऑरिजिन से पूरा है V2। यहां लिखा है V1, तो इसका मतलब ऑरिजिन से पूरा है V1। तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, जिसका मुझे एरिया चाहिए V2 माइनस V1। यहां से यहां तक की हाइट कितनी है P, तो कंफर्म जो P हो जाएगा डेल्टा W हो जाएगा वो P इंटू V2 माइनस V1। अब V2 माइनस V1 को मैं डेल्टा V भी तो लिख सकता हूं, V2 माइनस V1 को मैं डेल्टा V भी तो लिख सकता हूं। तो जब भी कभी प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो उस प्रेशर कांस्टेंट में जो वर्क डन होगा उस वर्क डन का फॉर्मूला होगा P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V। बहुत आराम से आप लगा सकते हो। अच्छा, कई बार वो लोग क्या करते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम नहीं बताते, टेम्परेचर बता देते हैं, फिर भी वर्क डन पूछ लेते हैं, तब भी निकाला जा सकता है। वो मैं बताता हूं अभी कैसे निकाला जा सकता है। फिलहाल आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, लेकिन अभी मैं टीएस डायग्राम नहीं बना रहा हूं। टीएस डायग्राम उसी समय बना सकते हो जब आपको एंट्रोपी पता हो, एंट्रोपी, है ना? चलिए आइए जल्दी से। रिलेशन हो चुका है, प्रेशर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ लगेगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V1 बटे V2 इक्वल टू T1 बटे T2। बहुत ऑब्वियस सी बात है। वर्क डन, वर्क डन, तो वर्क डन मैं बता तो चुका हूं P इंटू डेल्टा V, लेकिन अगर आपको एक और तरीके से जानना है कि वर्क डन क्या होगा तो एक और तरीका भी देख लीजिए। डेल्टा W बराबर इंटीग्रेशन P इंटू dV, सबको पता है। लिमिट क्या होगी सर, लिमिट क्या होगी? तो लिमिट हो जाएगी V1 से V2, बताइए। अच्छा, मुझे डेल्टा W चाहिए, डेल्टा W चाहिए, तो सर प्रेशर तो मेरा कांस्टेंट है ना, प्रेशर तो मेरा कांस्टेंट है, प्रेशर तो मेरा कांस्टेंट है। dV का इंटीग्रेशन V, लिमिट, लिमिट तो कौन है लिमिट सर V1 से V2, चेक कीजिए। तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं ना, फिर चिन्ह बदल कर लोअर, तो अपर है V2, लोअर है V1, तो क्या इसको V2 माइनस V1 लिखा जा सकता है? और V2 माइनस V1 को ही तो हम लोग डेल्टा V लिखेंगे, V2 माइनस V1 को ही तो हम लोग डेल्टा V लिखेंगे। देख लीजिए, P इंटू डेल्टा V, फिर से मेरे पास आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। लेकिन मैंने बताया कि इस फॉर्मूले को आप टेम्परेचर के पदों में भी कन्वर्ट कर सकते हो। टेम्परेचर के पदों में कैसे, सुनना बड़े ध्यान से, बहुत कायदे के साथ, बहुत कायदे के साथ सुनना, बहुत कायदे के साथ। ये बताइए आप लोगों को ये पता है PV बराबर MRT पता है? PV बराबर MRT पता है? अच्छा, दोनों तरफ अंतर ले लो, डिफरेंशिएट करा दो, तो यहां प्रेशर कांस्टेंट है, dV का डिफरेंशिएशन V का डिफरेंशिएशन dV, MR कांस्टेंट है dt। तो अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं एक बार 1 कंडीशन के लिए, एक बार 2 कंडीशन के लिए, तो बहुत आराम से मैं P इंटू डेल्टा V को MR डेल्टा TV लिखा जा सकता है, P इंटू डेल्टा V को MR डेल्टा TV लिखा जा सकता है। या तो आप डिफरेंशिएट करके निकाल लो, और नहीं डिफरेंशिएट करके निकाल पा रहे हो तो 0.1 और 0.2 के लिए
ये दो इक्वेशन, ये इक्वेशन दो बार लगा लो। पॉइंट 1 के लिए अगर इस इक्वेशन को लगाओगे, पॉइंट 1 के लिए, 1 के लिए, तो कहोगे P कांस्टेंट है, V1 बराबर MR T1। पॉइंट 2 के लिए लगाओगे P V2 MR T2, है ना। अब P V2 में से P V1 घटाओगे तो P डेल्टा V मिलेगा इस साइड, और इस साइड मिल जाएगा MR T2 माइनस T1, है ना। वही बात मैंने यहां लिखी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि टेम्परेचर दिया गया है आपके फॉर्मूले में, कि प्रेशर वॉल्यूम दिया गया है। प्रेशर वॉल्यूम दिया गया है तो P इंटू डेल्टा V लगा दो, टेम्परेचर दिया है तो MR डेल्टा T लगा दो, डेट्स इट। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड। इंटरनल एनर्जी, बहुत आराम से आसानी से कॉन्सेप्ट। सर इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जब भी कभी मुझे इंटरनल एनर्जी निकालनी होती है, मैं सीधा सीधा mCV डेल्टा T लगाऊंगा और इंटरनल एनर्जी निकाल दूंगा, इंटरनल एनर्जी निकाल दूंगा। तो mCV डेल्टा T लगाकर आप इंटरनल एनर्जी निकाल दीजिए। गिवन हीट, कितनी हीट दी जाएगी? तो सर मुझे हीट निकालनी है तो मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा सर मुझे डेल्टा Q चाहिए, डेल्टा U कितना है? डेल्टा U, तो सर डेल्टा U था mCV डेल्टा T, mCV डेल्टा T था। अच्छा सर थोड़ा और पहले से लिख देते हैं, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U mCV डेल्टा T प्लस सर डेल्टा W। तो डेल्टा W के मैंने दो फॉर्मूले बताए अभी, डेल्टा W के मैंने दो फॉर्मूले बताए, एक तो P डेल्टा V, दूसरा MR डेल्टा T। तो सोचिए कौन सा लगाए हैं ताकि इसको थोड़ा सॉल्व कराया जा सके। तो MR डेल्टा T लगा दो ना, MR डेल्टा T। अगर दोनों से मैं कॉमन पूछूं कि बताओ जरा इस बार कॉमन क्या क्या है, दोनों से कॉमन, कॉमन समझते हैं ना, जो दोनों तरफ दिखाई दे। तो M डेल्टा T और अंदर बचेगा क्या? CV प्लस R, CV प्लस R। अच्छा CV प्लस R क्या होता है? सर CV प्लस R होता है CP, CV प्लस R होता है CP। क्यों? क्योंकि CP माइनस CV बराबर R, तो CP बराबर CV प्लस R। तो जैसे मैं इसकी जगह पे पुट कराऊंगा, डेल्टा Q बराबर आ जाएगा mCP डेल्टा T। अच्छा mCP डेल्टा T क्या होता है? CP। देखिए भाई जब भी कभी CV लगेगा तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और जब भी कभी CP लगेगा तो सर वो फॉर्मूला होता है एंथैल्पी का। तो कंफर्म है कि यहां डेल्टा Q बराबर हो जाएगा डेल्टा H, कंफर्म है डेल्टा Q बराबर हो जाएगा डेल्टा H। बोलिए बात समझे ना। तो यहां से एक छोटा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी कभी आप आइसोबेरिक प्रोसेस में हीट दो रहे, आइसोबेरिक प्रोसेस में, तो आइसोबेरिक प्रोसेस में दी गई हीट किसको बढ़ाती है? एंथैल्पी को बढ़ाती है। और एंथैल्पी को बढ़ाना चाहिए या फिर ये चाहिए कि वर्क डन और सॉरी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों बढ़ाती है, ये भी कह सकते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को एक बार डिस्कस जरूर करूंगा लास्ट में, ठीक है। आगे आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस पॉइंट को मैं एक बार फिर से डिस्कस करूंगा, उससे पहले कुछ और पॉइंट निकाल लेते हैं। पांचवा पॉइंट एंथैल्पी। तो एंथैल्पी का फॉर्मूला तो वही होगा, डेल्टा H बराबर mCP डेल्टा T लगा दीजिए, चेंज इन एंथैल्पी पता चल जाएगा आपको। अगला फॉर्मूला एंट्रोपी। हाँ अब आ गया एंट्रोपी, अब आ गया मेरे पास एंट्रोपी। तो क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा S बराबर, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कहूंगा, इंटीग्रेशन डेल Q बटे T, डेल Q बटे T, यही तो फॉर्मूला होता है। अच्छा डेल Q, सर डेल Q, तो डेल Q इस बार जो रखा जाएगा वो एंथैल्पी के बराबर रखा जाएगा। देखिए अभी बताया ना, आइसोबेरिक प्रोसेस में दी गई हीट एंथैल्पी के बराबर होती है। आइसोबेरिक प्रोसेस में दी गई हीट एंथैल्पी के बराबर होती है, तो गलत नहीं होगा अगर मैं इसकी जगह पे एंथैल्पी पुट करूं, इसकी जगह पे एंथैल्पी पुट करूं, है ना। और एंथैल्पी क्या होता है सर? एंथैल्पी होता है mCP डेल्टा T, लेकिन ये DH है क्योंकि ये डेल था, तो इधर डेल्टा S का क्या फॉर्मूला बनेगा? तो डेल्टा S का फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन
इसकी जगह पे एम सी पी डी टी बटे टी, टी की लिमिट भी लगानी पड़ेगी, T1 से T2 इंटीग्रेट करा दो, इंटीग्रेट करा दो। तो इंटीग्रेट जैसे ही कराएंगे तो मुझे फटाफट रिजल्ट पता चल जाएगा। यहां मैं इंटीग्रेशन करा के आंसर लिख दे रहा हूं डेल्टा एस का, है ना। तो कहोगे सर ये फॉर्मूला तो उसी के जैसा है जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बना था, बट अंतर बस इतना सा है कि सर जहां वहां Cv था यहां Cp है, तो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला इस बार बन जाएगा mCp और आगे हो जाएगा log T2 बटे T1, और log T2 बटे T1 को आप ln लिखिए 2.303 से मल्टीप्लाई करके log बेस 10 बनाइए। वो सब बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये फॉर्मूला मेरे पास चेंज इन एंट्रोपी का आ गया फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस। और क्या फॉर्मूला आया है? mCp log T2 बटे T1। कांस्टेंट वैल्यूम में क्या आया था? mCv log T2 बटे T1। हाँ, चलिए ये फॉर्मूला हो गया, उसी के जैसा है सब कुछ। आगे ये स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट क्या कैसे निकालते हैं? एक बार डेल्टा क्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। भाई डेल्टा क्यू बराबर क्या आया है आपके पास? एंथैल्पी, मतलब mCp डेल्टा टी, या सॉरी डेल्टा टी, mCp डेल्टा टी या है एंथैल्पी हीट का फॉर्मूला एंथैल्पी के बराबर, और एंथैल्पी होती है mCp डेल्टा टी। चाहे मैं साइड में लिख भी दूं कि आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा एच आया है, इसीलिए, है ना। अच्छा, डेल्टा क्यू का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सर mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी, सी मतलब स्पेसिफिक हीट, mCp डेल्टा टी। कंपेरिजन करा लीजिए, तो यहां से स्पेसिफिक हीट सी का मान पता चल जाएगा आपको Cp। तो फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जो स्पेसिफिक हीट ली जाती है वो क्या ली जाती है? Cp ली जाती है। फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस स्पेसिफिक हीट क्या ली जाती है? Cp ली जाती है। बोले बात सबको समझ आ रही ना? हाँ, अब मैं ग्राफ बना दूं पहले। तो आपने देखा कि एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है सर उसी तरह से आया है, बिल्कुल जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम में आया था। तो इस बार भी कर्व बिल्कुल ठीक उसी तरह से आता है, एक्सपोनेंशियली आता है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं टीएस डायग्राम बना दूं, ड्रॉ कर दूं। इधर आइए, तो मैं 1 से 2 का टीएस डायग्राम बनाने वाला हूं, 1 से 2 का। तो 1 से 2 ऐसे है ना, 1 से 2 ऐसे है। 1 से 2 नाम क्या है सर? 1 से 2 का नाम है आइसोबेरिक हीटिंग, आइसोबेरिक हीटिंग। तो आइसोबेरिक हीटिंग है तो मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो भाई साहब हीटिंग है ना, तो टेम्परेचर बढ़ा, साथ साथ हीटिंग का मतलब आपने उसको सिस्टम को हीट दिया, तो सिस्टम को हीट दिया तो यहां एंट्रोपी भी तो बढ़ जाएगी। हीटिंग, सिस्टम को हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा, एंट्रोपी, बिल्कुल सेम वही टर्म, बस बिल्कुल सेम वही टर्म, सेम वही टर्म। लेकिन ये टर्म और कांस्टेंट वॉल्यूम में जो कर्व खींचा था, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो कर्व खींचा था, लगभग तो सेम है टीएस डायग्राम के, लेकिन एक बहुत बारीक सा महीन सा अंतर होता है। वो अंतर आपको बाद में पता चलेगा जब आप स्लोप के कॉन्सेप्ट में आओगे, जब आप स्लोप के कॉन्सेप्ट में आओगे। तो अभी आप ये याद रख लो कि टीएस डायग्राम का जो कर्व है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए और आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए लगभग सेम होता है, ऐसे ही, या फिर एरो उल्टा भी हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से सेम नहीं होता। बहुत बारीक सा, बहुत महीन सा अंतर होता है। वो अंतर आपको बाद में पता चलेगा, वो अंतर आपको बाद में पता चलेगा, वो अंतर आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, वो अंतर आपको बाद में पता चलेगा। और आपको एक और बात बताई गई थी शुरुआत में कि जब भी कभी टीएस डायग्राम खींचोगे तो टीएस डायग्राम के जो नीचे एरिया होता है, नीचे एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है सर? ये डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट करता है। और डेल्टा क्यू का मतलब होता है हीट ट्रांसफर, डेल्टा क्यू का मतलब होता है हीट ट्रांसफर। थोड़ा स्पीड में ज्यादा लिख रहे हैं आज, स्पीड हीट ट्रांसफर, है ना। तो ध्यान रखना टीएस डायग्राम बिल्कुल ठीक उसी जैसा होता है जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम का होता है। और नीचे का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? तो कहोगे सर हीट ट्रांसफर, इसी वजह से मैंने इस तरह बनाया। ठीक है, और हीटिंग के लिए दोनों बढ़ेंगे, टेम्परेचर भी, एंट्रोपी भी। कूलिंग होगा तो दोनों घटे, दैट्स इट। बोले बात समझ आ रही ना? बहुत सारी बातें हैं समझने के लिए। अभी प्रोसेस में भी तो आपने एंट्री की है, प्रोसेस में स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है,
और आपका स्लोप ज्यादा है थीटा में, ये सब बातें अभी होंगी, तब आप लोगों को अंतर पता चलेगा कि टीएस डायग्राम में कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व कौन सा है और कांस्टेंट प्रेशर का कर्व कौन सा है। ठीक है, चलिए मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि एक छोटी सी बात है उसके बारे में मैं डिस्कस जरूर करूंगा। प्रोसेस खत्म हो गया, आइसोबेरेट प्रोसेस खत्म हो गया। मैं एक बार दिखा दूं आपको फिर से शुरू से। सबसे पहले देखिए मैंने पीवीटीएस बनाया, पीवीटीएस के बाद रिलेशन दिखाया, वर्कडन दिखाया, वर्कडन जरूर याद रखना पी इंटू डेल्टा वी। फिर मैंने इंटरनल एनर्जी एमसीवी डेल्टा टी हमेशा की तरह, ड्रिवन हीट हमेशा एंथैल्पी के बराबर होगी इस प्रोसेस के लिए, एंथैल्पी एमसीपी डेल्टा टी, चेंज इन एंट्रोपी एमसीपी लॉग T2 बटे T1। हाँ अगर चाहो तो लॉग T2 बटे T1 को एमसीपी लॉग V2 बटे V1 भी लिखा जा सकता है, V2 बटे V1 भी लिखा जा सकता है। क्यों सर V2 बटे V1 लिखा? वो सर इसलिए लिखा क्योंकि प्रेशर था कांस्टेंट, और जब भी कभी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो जब T2 बटे T1 है तो V2 बटे V1 भी लिख सकते हैं, है ना। फिर मैंने आपको स्पेसिफिक हीट बताई। अब मैं आपको एक नया टर्म बताता हूं, वो नया टर्म को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने अभी दो प्रोसेस आपको डील किए हैं, एक डील किया है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस डील किया है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। सर ये वो प्रोसेस होता है जिसमें डेल्टा डब्ल्यू 0 होता है, और ये वो प्रोसेस होता है जिसमें डेल्टा डब्ल्यू 0 नहीं होता। इसी वजह से इसमें जो दी गई हीट होती है ड्रिवन हीट, इसमें जो ड्रिवन हीट होती है, अब डेल्टा डब्ल्यू 0 है तो वॉल्यूम को तो बढ़ाएगी नहीं, तो ड्रिवन हीट किसको बढ़ाती है? तो ड्रिवन हीट केवल और केवल किसको बढ़ाती है? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है। और इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है या फिर कह सकते हैं टेम्परेचर को बढ़ाती है, दोनों बातें सही है। तो ध्यान रखना कांस्टेंट वॉल्यूम में जो दी गई हीट होती है वो केवल और केवल इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है या फिर टेम्परेचर को बढ़ाती है। हाँ टेम्परेचर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, दोनों बातें हो सकती है। क्योंकि मैं दी गई हीट की बात कर रहा हूं इसीलिए मैं टेम्परेचर को बढ़ाना बोल रहा हूं, है ना। लेकिन जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा डब्ल्यू 0 नहीं होगा, तो जब डेल्टा डब्ल्यू 0 नहीं होगा तो जो भी आपकी ड्रिवन हीट होगी, ड्रिवन हीट सर वो दोनों को बढ़ाएगी। दोनों मतलब किसे सर ड्रिवन हीट इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ाएगी, साथ साथ वर्क डन को भी बढ़ाएगी, है ना। इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का क्या मतलब हुआ सर? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का मतलब हुआ कि सर टेम्परेचर को बढ़ाएगी। जब भी कभी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है, ध्यान रखना इस बात को। और वर्क डन बढ़ने का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम भी बढ़ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसी वजह से मैंने बताया था कि जब दोनों बढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखना जो दी गई हीट होती है वो एंथैल्पी के बराबर होती है, एंथैल्पी के। क्योंकि एंथैल्पी में एक्चुअली में इंटरनल एनर्जी और कह सकता हूं वर्क डन दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने दो प्रोसेस डिस्कस की है आज के लेक्चर में और दोनों प्रोसेस के बारे में डिटेल में आपको नॉलेज बताई है। इसमें से कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो छूटा हो या फिर एक्स्ट्रा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि आप किताबों में मिल सके। अभी भी हमारे पास 3 प्रोसेस शेष हैं, बचे हुए हैं, लेकिन उन तीनों प्रोसेस को पढ़ने का जो तरीका वो यही तरीका है कि मैं बिल्कुल ठीक इसी तरीके से पीवीटीएस डायग्राम खींचूंगा, फिर उनको भी डील करेंगे, ठीक है। चलिए फिर